बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टूडेंट करेंगे 4.1 फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चैप्टर 4 में से पहला टॉपिक दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। व्हेन वी स्पीक ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वी आर रेफरिंग टू द प्लांट्स दैट ग्रो बिफोर they are modified by human through activities such as farming, mining and settlements। अब बात किस चीज़ की हो रही है कि जो अल्लाह की तरफ से पौधे ज़मीन पर उगे हुए हैं उसके अंदर किसी किस्म का इंसान का कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यानी वो जो दुनिया पर उगाए गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत से उगे हैं। ना तो इंसान ने उसका बीज बोया है, ना उसने कोई उसकी आके गार्डनिंग की है और ना उसका कोई ख्याल रखा है। तो हम नेचुरल वेजिटेशन सिर्फ़ और सिर्फ वो पौधे होते हैं जो कि अल्लाह ने उगाए होते हैं और उसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो नहीं उगे होते हैं। लाइक उसमें आप फार्मिंग कह सकते हैं, माइनिंग कह सकते हैं और सेटलमेंट कह सकते हैं। सेटलमेंट क्या होती है कि जैसे हमने एक गार्डन बनाया, पार्क बनाया और उसके आसपास अपने घर बना लिए थे और फिर हमने पहाड़ खोदे, उसमें से अपनी माइनिंग के लिए कोई मेटल्स वगैरह निकाले और उसके बाद मिट्टी डालकर उसके ऊपर फिर थोड़े से पौधे लगा दिए। तो ये क्या है, ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, ये मैन मेड वेजिटेशन हो रही है। यानी हम इंसानों ने वो पौधे उगाए। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत से पौधे उगते हैं। ठीक है। अब ह्यूमन डू नॉट इंटरफेयरिंग बाय वाटरिंग, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स और एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। इसके अलावा ना ह्यूमंस उन नेचुरल वेजिटेशन के अंदर पानी डाल रहे हैं, पानी भी उनको अल्लाह की तरफ से बारिश की शक्ल में मिल रहा है या फ्लड की शक्ल में मिल रहा है, और ना ही उनको कोई फर्टिलाइजर्स डाली जा रही हैं। इतने इतने बड़े दरख्त हैं, आपने फॉरेस्ट देखे होंगे, जंगलात के अंदर, वो किसने उगाए हैं? वो सब नेचुरल वेजिटेशन है, अल्लाह की वजह से उगे हुए हैं और बहुत बेहतरीन उगे हुए हैं। अगर इंसान जंगल उगाने की कोशिश करे तो वो नाकाम हो जाएगा, वो उस खूबसूरती से जंगल नहीं उगा पाएगा, क्योंकि अल्लाह को बेहतर पता है कि कौन सी ज़मीन किस पौधे के लिए सबसे बेहतरीन है उगने के लिए। तो यही चीज़ वो आपको यहाँ बता रहे हैं कि ना तो उनके ऊपर कोई पेस्टिसाइड स्प्रे हुए हैं जंगलात के ऊपर, इसलिए हम उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। यानी कोई केमिकल उनको टच नहीं करके किया, ना कोई खादें डली नहीं है और ना ही उनको कोई पानी देने वाला इंसान वहाँ मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसने उनको इतना हरा भरा रखा हुआ है। अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, ज़राअत की, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ इज़ डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन। अब ज़राअत क्या है, टोटली वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। ठीक है। बेशक अल्लाह ने हमें तरीके सिखाए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया पर भेजा तो उनको फसलें उगाने का तरीका बताया कि किस तरह वो अपना गुज़र बसर कर सकते हैं, अपने लिए खाना किस तरह बना सकते हैं, किन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर की बात की जाए, ज़राअत की बात की जाए, तो चावलों की फ़सल है, कॉटन की है, गन्ने की फ़सल है, गंदम की फ़सल है। तो इसके लिए इंसान की मरहून मिन्नत हैं ये फसलें, ये वेजिटेशंस, और ये क्या है, ये एग्रीकल्चर है। और इसमें इंसान ही क्या करता है, फार्मर की शक्ल में, यानी किसान बीज बोता है, उनको पानी देता है, फिर उसमें फर्टिलाइज़र्स यानी खादें डालता है, और अगर उसको ख़तरा हो कि उसकी फसल पे कोई कीड़ों का हमला हो सकता है या कुछ ख़राबी हो सकती है तो वो उसके ऊपर स्प्रे भी करवाता है ताकि उसकी फसल बची रहे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से। In short, humans are actively involved in agriculture, whereas natural vegetation is the result of natural processes without any involvement of human। तो मुख्तसरन हमने क्या सीखा कि जितनी भी ज़राअत है वो मैन डिपेंडेंट है। ठीक है, वो इंसान की मरहून मिन्नत है और इंसान उसको उगा रहे हैं। जबकि अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो वहाँ इंसान का कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कुदरती अमल है जो अल्लाह की तरफ से हो रहा है और उसमें इंसान का कोई अमल दखल मौजूद नहीं है। ये तो होगा हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेचुरल वेजिटेशन कैन बी फॉरेस्ट where trees are the main type of vegetation, or grasslands where the vegetation consists of mainly from grass family with few trees। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन दो तरह की है, टू टाइप्स की है। एक तो यहाँ हमें सिर्फ दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे जिसको हम फॉरेस्ट बुलाते हैं और वहाँ पर बहुत कम घास होगी, और कुछ होते हैं ग्रास लैंड्स जहाँ पर हमें सिर्फ ज़्यादा ग्रास ही ग्रास दूर तक नज़र आएगी और कुछ दरख्त मौजूद होंगे वहाँ पर। तो हमारे पास दो तरह की नेचुरल वेजिटेशन होगी, एक तो हो गया फॉरेस्ट और दूसरा हो गया ग्रास लैंड।
हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ग्रासलैंड आर फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ? क्या अभी कि आपने सोचा है कि हमारी ज़मीन के सिर्फ चंद हिस्सों में ही क्यों ग्रासलैंड मौजूद होते हैं, चरागाहें मौजूद होती हैं? और वाई डू फॉरेस्ट ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ एंड नॉट इन अनदर? और ऐसा क्यों होता है कि फॉरेस्ट ख़ास किस्म के इलाकों में पाए जाते हैं और हर जगह नहीं मौजूद होते? लुक एट द मैप गिवन बिलो। तो आप इस चीज़ को मालूम करने के लिए इस नीचे गिवन मैप को देख सकते हैं, नीचे दिए गए हुए इस नक्शे को देख सकते हैं। इट शोज़ द एनुअल प्रेसिपिटेशन अराउंड द वर्ल्ड। ये नक्शा आपको बताएगा कि पूरे साल में कहाँ कहाँ बारिशें होती हैं पूरी दुनिया में। गो बैक टू द प्रीवियस चैप्टर एंड स्टडी द मैप दैट शोज़ द क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। और आप अगर ये अच्छे से जानना चाहते हैं कि आपके वर्ल्ड में कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ सारा साल बारिशें होती हैं या ज़्यादातर साल के हिस्सों में बारिशें होती हैं, तो उसके लिए आपको क्लाइमेटिक जोन वाले मैप को देखना होगा प्रीवियस चैप्टर में जाकर। लुक एट द प्लेसेस दैट रिसीव हाई एंड लो रेनफॉल इन द अबव मैप। अब ऊपर वाले मैप में हम आपको बताते हैं, अगर आप लास्ट प्रीवियस चैप्टर में नहीं जाना चाहते और वो क्लाइमेटिकल जोन का मैप नहीं देखना चाहते, तो चलिए हम यहीं से सीख लेते हैं। आप देख सकते हो कि कहाँ पर हाई और लो रेनफॉल हो रही है ऊपर दिए गए नक्शे के अंदर। फिगर 4.2 में आप देख सकते हो, नाउ लुक एट द प्लेसेस दैट हैव फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। Do you notice that forests are found in places where the rainfall is abundant and grasslands in places where the rainfall is lower? तो आपको पता चलेगा कि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं ना, तो वहाँ पर फॉरेस्ट मौजूद है, और जहाँ पर बस थोड़ी कम बारिशें हो रही हैं वहाँ पर ग्रासलैंड मौजूद है। क्लाइमेट एंड द नेचुरल वेजिटेशन आर क्लोजली कनेक्टेड। आपका मौसम और आपकी नेचुरल वेजिटेशन दोनों आपस में बहुत गहरा इनका ताल्लुक़ है, क्योंकि पौधों को उगने के लिए ख़ास मकदार पानी की चाहिए होती है। कुछ पौधों को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लाइक फॉरेस्ट वगैरह, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े दरख्त होते हैं। और कुछ को सिर्फ कम पानी से गुजारा हो जाता है, जैसे कि घास वगैरह, उसके लिए इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। वेयर द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड वेट यू विल फाइंड फॉरेस्ट। जहाँ भी आप देखोगे कि बहुत गर्मी है और बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है आपकी कंट्री का या आपके वर्ल्ड का। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। वेयर द रेनफॉल इज़ लो फॉरेस्ट गिव वे टू ग्रासलैंड। और जहाँ बारिशें कम होती हैं वहाँ फॉरेस्ट रास्ता दे देंगे घास को कि लो भाई तुम उग जाओ, हम नहीं उगते। वहाँ थोड़े थोड़े से दरख्त होंगे पैचेस की शक्ल में, थोड़े थोड़े, यानी 10 15 20 100 दरख्त हो गए, ठीक है, और बाकी सारी घास होगी क्योंकि वहाँ पर कम बारिश हो रही है। दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। एज टेम्परेचर एंड रेनफॉल प्रेसिपिटेशन, हम रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन भी बुलाते हैं, यानी बारिश को प्रेसिपिटेशन भी कहा जाता है। प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन अ प्लेस। तो हमने सीखा कि दर्जा हरारत और बारिश ये दोनों कनेक्टेड हैं आपकी वेजिटेशन के साथ, नेचुरल वेजिटेशन के साथ, कि अगर जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत गर्मी है, यानी टेम्परेचर हाई है और बारिशें बहुत हो रही हैं, तो वहाँ पर आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। और जहाँ पर कम बारिश है और टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो वहाँ आपको घास मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब इस फिगर 4.2 में आप देख सकते हो नीचे बॉक्सेस में आपको सब नाम दिए गए हैं, वहाँ से आप इस मैप को पढ़ने के लिए आसानी हो सकती है। जितना ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, लाइट डार्क ग्रीन, 3 तरह के शेड हैं ग्रीन के इसके अंदर, वो सारे फॉरेस्ट हैं। कुछ ट्रॉपिकल हैं, कुछ टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, यानी टेम्परेचर के हिसाब से, जहाँ बारिशों की मिकदार कम ज़्यादा है लेकिन बारिशें हैं। और जो आपको ब्राउन ब्राउन सा नज़र आ रहा है इसके अंदर, वो आपका सारा डेजर्ट एरिया है। जो ग्रे कलर में नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड टंड्रा, जहाँ पर बिल्कुल वेजिटेशन नहीं होती, सिर्फ मोजेस वगैरह और छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ उगती हैं। और ये ज़्यादा आर्टिक का एरिया होता है, एंटार्क्टिका और आर्टिक का एरिया, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर येलोइश लाइट कलर नज़र आ रहा है, वो आपके ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। तो नीचे जितने ये बॉक्सेस प्रेजेंट हैं यहाँ से आप देख सकते हो। और जितना वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, दीज आर माउंटेनियस एरियाज़ हैं, यहाँ पर भी आपको बर्फ़ नज़र आएगी कुछ। तो इस 4.2 की फ़िगर को अच्छे से पढ़ना बहुत आसान है। तो आप इन बॉक्सेस की मदद से जो नीचे गिवन है वहाँ से ये लेजेंड में से पढ़ सकते हो कि क्या चीज़ क्या है। आप चलते हैं आगे, रीडिंग कर लेते हैं। रेनफॉल पढ़ लेते हैं 4.2 में, फैक्टर फैक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कुदरती जो दरख्त हैं या घास है उसको नुकसान पहुंचाती हैं या फ़ायदा पहुंचाती हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं रेनफॉल की।
बारिशों की। वाटर इज़ अ क्रूशल फैक्टर इन द सर्वाइवल ऑफ प्लांट। आपको पता है पौधे ज़िंदा नहीं रह सकते पानी के बगैर, तो ये बहुत अहम फैक्टर है, बहुत अहम चीज़ है अगर आपने पौधे उगाने हैं नेचुरल वेजिटेशन के लिए भी और ज़राअत के लिए भी। द अमाउंट ऑफ रेन फॉल एनहांस वाटर अवेलेबल फॉर द प्लांट अफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब जितना पानी आप उसको मुहैया करोगे उसी किस्म के पौधे वहाँ उगेंगे। कम लाइक अगर डेजर्ट के अंदर बहुत कम पानी होता है तो वहाँ पर आपको कैक्टस प्लांट नज़र आते हैं, ठीक है, वहाँ कोई दरख्त नज़र नहीं आता। और ट्रॉपिकल एरिया में आप देखोगे कि इतनी किस्म के दरख्त होंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो बारिश और पानी का कम ज़्यादा होना पौधों की वैरायटी को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ ज़्यादा वेजिटेशन होगी और तरह तरह के डिफरेंट किस्म के पौधे उगेंगे, और जहाँ कम बारिश होगी वहाँ पर थोड़ी किस्म के पौधे उगेंगे और बहुत कम मिकदार में उगेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर सपोर्ट द रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड हैंस डेंस फॉरेस्ट। अब जहाँ सारा साल बारिश होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नज़र आएंगे जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होते हैं, कुछ नज़र नहीं आता। यकीन करें कि सूरज की रोशनी भी उन दरख्तों से ज़मीन तक नहीं पहुँच सकती, इतनी ज़्यादा घने दरख्त होते हैं और बड़े बड़े दरख्त होते हैं। डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विद एन इक्वेटेरियल क्लाइमेट। और ये हमारे अर्थ का जो ये जो इक्वेटर है, सेंटर वाली लाइन है जो हमारे अर्थ को दो हिस्सों में काटती है, डिवाइड करती है, उस जगह पर ये फॉरेस्ट मौजूद हैं। इस किस्म का क्लाइमेट वहाँ मौजूद है जहाँ सारा साल बारिश होती रहती है। अगर अब हम बात करें कि उस जंगल का, उस फॉरेस्ट का क्या नाम है, तो सच एज द अमेज़न बेसन एंड द कॉन्गो बेसन। अब अमेज़न और कॉन्गो की बात करें जो अफ्रीका में मौजूद हैं, तो ये वो डेंस जंगलात हैं जहाँ सारा साल बारिश होती रहती है और यहाँ बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है। एज द रेनफॉल डिक्लाइंस, अब जहाँ जहाँ बारिशें कम होना शुरू हो जाएंगी तो वहाँ क्या आना शुरू हो जाएंगे, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे और वहाँ ग्रास लैंड बनना शुरू हो जाएंगे, यानी वहाँ पर घास ज़्यादा उगना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसको कम पानी है और उसके लिए कम पानी ही बेहतर है, वो उसी में पलती फूलती है। समटाइम्स विद स्कैटर्ड ट्रीज, और कुछ दफ़ा देखा गया है कि ग्रास लैंड में कहीं कहीं थोड़े बहुत दरख्त भी मौजूद होते हैं। बिकम मोर प्री डोमिनेंट इन ड्राई एरियाज वेजिटेशन बिकम्स स्केरस comprising mainly सेमी डेजर्ट और डेजर्ट वेजिटेशन। अब जैसे जैसे हम बारिशें कम करते जाएंगे वो इलाका वेजिटेशन भी कम करता जाएगा, घास ख़त्म हो जाएगी और दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, फिर कैक्टस वगैरह और इस तरह के छोटे मोटे झाड़ियाँ और इस तरह के कांटेदार पौधे वहाँ मौजूद होंगे जैसे कि डेजर्ट में मौजूद है, क्योंकि डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल होती है, वो बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है थ्रू आउट द ईयर। तो हिसाब क्या लगा कि हम कंप्राइज करता है मेनली सेमी डेजर्ट और डेजर्ट वेजिटेशन के ऊपर, कि वहाँ पर क्योंकि बहुत कम बारिश होती है तो वहाँ पर कम पौधे उगते हैं। इन एरियाज वेयर द रेनफॉल इज सीजनल द वेजिटेशन बिकम्स लेस डेंस इन द ड्राई सीजन। अब ऐसे इलाके जहाँ पर पूरे साल में सिर्फ एक ही दफ़ा बारिशों का मौसम आता है, जैसे आप पाकिस्तान की बात कर लें, यहाँ पर सारा साल बारिशें नहीं रहती, सिर्फ एक ख़ास मौसम आता है जो कि 1-1.5 महीने पर मोहित होता है जिसको हम बरसात बुलाते हैं, उसमें काफ़ी बारिश होती है और बहुत ज़्यादा पौधे उगते हैं। लेकिन अगर हम ड्राई सीज़न की बात करें यानी जून की, मई की बात करें या उससे पहले की बात करते हैं, सर्दियों के दिनों की बात करते हैं, तो जब इतनी बारिशें नहीं होती तो बस हमें इतनी ज़्यादा डेंस वेजिटेशन तो नहीं मिलती लेकिन गुजारा हो जाता है, क्योंकि हमें जो 1.5 महीना बरसात का मिलता है ना उसमें इतना पानी उन पौधों को मिल जाता है कि वो अच्छे से फल फूल सकें। लेकिन वो फॉरेस्ट की शक्ल इख्तियार नहीं करते लेकिन हरा भरा सा माहौल रहता है। ये तो होगी बात बारिश की। अब चलते हैं टेम्परेचर की तरफ, यानी दर्जा हरारत कम ज़्यादा होना क्या पौधों के ऊपर असर करता है। द टेम्परेचर एट विच फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस रेंजेस फ्रॉम नियर 0 टू अबाउट 25 डिग्रीज while the rate of photosynthesis slow down at a temperature more than 40 डिग्री। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लीव्स, ठीक है। और उसके लिए उनको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ चाहिए? उसको सनलाइट चाहिए, उसको पानी चाहिए, ठीक है ना, और प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। लाइक 25 डिग्रीज़ में फ़ोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होता है, 0 से लेके 25 डिग्रीज़ में फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है और पौधा बहुत अच्छा फलता फूलता है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा गर्मी देंगे, लाइक 40 डिग्रीज़ पर ले जाएंगे, तो फ़ोटोसिंथेसिस का अमल स्लो हो जाएगा, बंद तो नहीं होगा लेकिन स्लो होगा। और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि कम पौधे उगेंगे, ठीक है। और कम पौधों से मुराद ये है कि प्रोडक्शन उनकी स्लो हो जाएगी, इसलिए वो अपने जैसे दूसरे पौधे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या सीखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमारा जो एक्यूरेट रेंज हमें चाहिए वो है 0 to 25 डिग्रीज,
ठीक है, सेल्सियस आपको चाहिए आपका टेम्परेचर, और अगर 40 डिग्री पर जाएगा तो आपका फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से सुने मैं क्या बता रही हूँ। हाई टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर फेवर और रैपिड एंड डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज। हाई टेम्परेचर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं पौधों को उगने के लिए, लेकिन हाई टेम्परेचर से मुराद 0 to 25 डिग्रीज है, नॉट मोर देन 40 डिग्रीज। लाइक 40 डिग्री तो हमारे लाहौर में भी इतनी गर्मी होती है, ठीक है ना, तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं पौधे। लेकिन आप 40 से अबव जाते हो, जैसे डेजर्ट के एरिया में चले जाते हो, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो रैपिड ग्रोथ कहाँ होगी, बिटवीन 25 डिग्री to 40, या और अगर आप लोअर में चले जाते हो, यानी 25 डिग्री से लो में जाते हो तो वहाँ क्या होगा कि पौधे क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर फेवर रैपिड एंड डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन एरियाज विद लोअर टेम्परेचर्स द वेजिटेशन इज लेस डेंस। तो जहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी वहाँ पर पौधे भी कम उगेंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ना वो नहीं हो पा रहा, और प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है खाने की, और रिप्रोडक्ट नहीं कर सक रहे, वो नए पौधे नहीं बना पा रहे। During cold seasons, trees shed their leaves and growth slow down rapidly. आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही पत्तों के ज़रिए होता है, पत्ते ही खाना बनाते हैं। तो अब जब सर्दियाँ होती हैं तो पौधों के, दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, शेड हो जाते हैं। प्लांट जो है अपने पत्तों को शेड करते हैं इन द कोल्ड सीज़न। तो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का अमल स्लो डाउन हो जाएगा, और वहाँ पर इतने ज़्यादा पौधे नज़र नहीं आएंगे आपको। तो ये हमने सीखा कि टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है। लो टेम्परेचर में और बहुत हाई टेम्परेचर में वेजिटेशन कम हो जाती है। इन एवरग्रीन फॉरेस्ट मोस्ट ट्रीज हैव नीडल्स विच आर रिटेड ड्यूरिंग विंटर एंड कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इवन ड्यूरिंग विंटर। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, जैसे सवात है और गिलगित वगैरह है, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मौजूद है जिनके पौधों के पत्ते नीडल्स की तरह होते हैं, और ये वाले पत्ते कभी भी नहीं गिरते, और सर्दियों में भी ये फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, इसलिए इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन कहा जाता है, क्योंकि सर्दी गर्मी इन पर कोई असर नहीं करती। सनलाइट की बात करते हैं। सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि एक जो सबसे अहम फैक्टर है वो है सनलाइट। सूरज होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा और पौधे अपना खाना बना सकेंगे। नेचुरल वेजिटेशन रिस्पॉन्ड टू द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अवेलेबल। अब जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन जो अल्लाह की तरफ से पौधे उगे हुए हैं वो सब के सब डिपेंड करते हैं कि सनलाइट कितनी देर तक उनको मिलती है, तो ही वो अपना खाना बना पाएंगे। कुछ इलाकों में सूरज बहुत देर तक चमकता रहता है, कुछ इलाकों में सूरज कुछ घंटों के लिए नज़र आता है। ये हमारी अर्थ का ये निज़ाम है, ठीक है, अल्लाह पाक ने बनाया कि कुछ इलाके जो हैं वो इक्वेटर पर हैं, कुछ नॉर्थन साइड पर हैं, कुछ साउदर्न साइड पर हैं, तो सब एक जैसी सनलाइट रिसीव नहीं करते। कहीं कम सनलाइट मिलती है, कहीं ज़्यादा सनलाइट मिलती है। इन प्लेसेस फॉर एग्जांपल पोलर रीजन दे दैट गेट आइदर सनलाइट, मिडनाइट सन और शेड which is the polar night, vegetation is predominantly small plants, lichens, and moss. In tropical climate where sunlight hours are long, about 12 hours a day, the vegetation grows rapidly and large trees are common. अब वही जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि देखें ये पोलर रीजन के प्लांट्स हैं, यहाँ पर उनको कई कई दिन तक सूरज की रोशनी नहीं मिलती, जो भी पोलर एरियाज़ हैं, ठीक है, और कई कई दिन 56-65 डेज तक उनको मिडनाइट सन के तौर पर, जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत बहुत देर बाद सन की रोशनी वहाँ पहुँचती है, काफ़ी काफ़ी दिनों बाद। तो वहाँ कैसी वेजिटेशन होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, मोजेस की शक्ल के अंदर होते हैं, घास की शक्ल में होते हैं, जड़ी बूटियों की शक्ल में होते हैं, क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिल रही, तो हाउ कैन दे ग्रो बिगर। तो और कुछ ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते हैं जहाँ पर बहुत बहुत 12-12 घंटे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो वहाँ पर पौधे दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको खाना बनाने के लिए ढेर सारी सनलाइट मिल रही है। तो हमने क्या सीखा कि सनलाइट जो कि पोलर रीजन के अंदर है वहाँ कम सनलाइट मिलती है पौधों को, तो वो स्मॉल प्लांट्स लीचन और मोस की शक्ल में उगते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वाले इलाकों में क्योंकि सनलाइट 12 घंटे या इससे भी ज़्यादा पौधों को मिलती है, तो वहाँ पर डेंस ट्री और वेजिटेशन हमें मिलेगी बहुत ज़्यादा, और वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा ट्रीज हमें कॉमनली मिलेंगे। द अर्थ्स मेन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पर बायोटिक और
एबायोटिक, दोनों किस्म के फैक्टर्स मौजूद होते हैं, यानी जानदार और बेजान मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं, एक ऐसा घर बनाते हैं जो एक दूसरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। The Earth biomass or ecosystem can be classified according to the several characteristics. In this book, we will divide the blooms or biomass according to the characteristics of the vegetation regions. Where trees are predominant will be a forest biomass. A grassland biomass has grass as the main type of vegetation. अभी यहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर दिया है दो तरह के चीज़ों के अंदर बायोमास की इकोसिस्टम को। एक तो फॉरेस्ट का, यानी फॉरेस्ट में रहने वाले कीड़े मकोड़े, पौधे, जानवर, सारी चीज़ें, ठीक है, पानी में रहने वाले जानवर और पानी, ये सब कुछ एक जगह डिवाइड करके रख दिया उन्होंने अलग करके। और एक जगह ग्रास लैंड का, यानी ग्रास लैंड में किस किस्म के पौधे उगते हैं, यहाँ पर किस किस्म के जानवर रहते हैं या किस किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो सब मिलाकर उन्होंने एक साइड पे कर दिया। तो हमारे पास अभी तक दो इकोसिस्टम या बायोमीज हैं जो कि हैं फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, और तीसरा बायोमी जो हमारे पास आता है वो है डेजर्ट। द डेजर्ट बायोमी मे बी अ हॉट डेजर्ट बायोमी और अ कोल्ड डेजर्ट बायोमी। और डेजर्ट भी दो तरह के होंगे, कोल्ड और हॉट। दिस इज स्कर्दू का, जो भी गिलगित वाले बच्चे हैं उनको पता है स्कर्दू डेजर्ट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। और जो थर और थर पार्कर वगैरह और दूसरे हमारे पास डेजर्ट हैं, गोबी डेजर्ट वगैरह, उसमें कुछ ऐसे डेजर्ट्स हैं जिनमें बहुत गर्मी होती है। तो हमारे पास दो तरह के डेजर्ट यहाँ पर आ जाते हैं बायोमी। और ठंडे सहरा में रहने वाले पौधे और जानवर और तरह के होते हैं, और गर्म सहरा में रहने वाले पौधे और जानवर और तरह के होते हैं। द हॉट डेजर्ट बायोमी हैज़ प्लांट्स विद स्पाइनी लीव्स। जो हॉट डेजर्ट में रहते हैं प्लांट्स, उनके जो पत्ते होते हैं उनके आगे स्पाइन्स लगे होते हैं। स्पाइन होते हैं कांटेदार पत्ते होते हैं उनके, जैसे कैक्टस वगैरह। सम ऑफ देम हैव silvery or glossy leaves that reflect more sunlight than they absorb। और कुछ के पत्ते इस तरह के शाइनी वाले होते हैं, सिल्वरी शेड के होते हैं कि वो ज़्यादा गर्मी अपने अंदर एब्जॉर्ब ना कर सके, उल्टा सन लाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दें। जैसे आप शीशे के ऊपर रोशनी डालते हो तो वो रिफ्लेक्ट करता है और आप सामने दीवार पर उसका अक्स देख सकते हो। अब ये चमकदार पत्ते जो उन डेजर्ट के पौधों के हैं वो इसलिए अल्लाह ने दिए हुए हैं ताकि वो ज़्यादा गर्मी अपने अंदर एब्जॉर्ब ना कर सके, बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं अपने से, जो है ना, अक्स दूसरी तरफ डाल दें, और इस तरह वो बचे रहते हैं ज़्यादा गर्मी से। ये अल्लाह का निज़ाम है, कितना खूबसूरत, और वो दिखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। इन द कोल्ड डेजर्ट बायोमी, liverworts, shrubs, mosses and lichens are the main type of vegetation. Within each of three types of biome, or there are subdivisions or subdivisions based on the latitude at which they are found। अब कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी मोजेस और लेजेंड्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पोलर रीजन के अंदर दिखाई थी, अभी पीछे पिक्चर आपने देखी थी छोटी मोटी झाड़ियों की, छोटे मोटे पौधे और जड़ी बूटियों की। क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है स्कर्दू का, या स्कर्दू मैं इसलिए बुला रही हूँ बिकॉज जो लोग वहाँ रहते हैं गिलगित की साइड पे, वो काफ़ी उनको पता होगा कि वो दिखने में कैसी होती हैं, जड़ी बूटियाँ छोटी छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा पौधे वौधे नहीं होते, दरख्त टाइप नहीं होते, झाड़ियाँ सी होती हैं छोटी छोटी। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने तीनों को जो डिवाइड किया है इकोसिस्टम्स को, लाइक हमने फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट को डिवाइड किया है, वो लैटिट्यूड के हिसाब से किया है कि कौन कहाँ पर दुनिया में मौजूद है। जो जितना ऊंची जगह पर नॉर्थ साइड पर यह मौजूद है वो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ होंगी और ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होगी, लेकिन जो सेंटर में अर्थ के उग रहा है, यानी इक्वेटर या इक्वेटोरियल एरिया में है, ट्रॉपिकल में है, वहाँ पर बहुत डेंस वेजिटेशन होगी और वहाँ फॉरेस्ट मौजूद होंगे। तो यही चीज़ थी हमने पढ़नी इकोसिस्टम की, अर्थ की। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।